गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत खिलजी वंश के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने गुलाम वंश के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग खिलजी वंश और उसके शासकों की उपलब्धियों के विषय में जानेंगे। गुलाम वंश के शासक कैकुवात को लकवा मारने के बाद उसके तुर्की सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन कैमूर्स को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और उसे सुल्तान घोषित किया, जिसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की नींव डाली। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसने 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किया गया। इस सैन्य अभियान को करने का श्रेय उसके भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, जो कि उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में परास्त करने के बाद बहुत सारा धन लेकर वह वापस लौटा। जब वह वापस लौटा तो उसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी उसके स्वागत के लिए कड़ा मानिकपुर पहुंचा, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और 1296 ईस्वी को खिलजी वंश का शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। उसका राजत्व संबंधी सिद्धांत 3 बातों पर आधारित था। पहला निरंकुशता, दूसरा धर्म का राजनीति से पृथकीकरण, तीसरा साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया था और उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया था तथा उनके विरुद्ध प्रशासन नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है खलीफा का नायब। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। इन मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीमावर्ती पुराने किले तथा दिल्ली के किले की मरम्मत कराई थी और साथ ही साथ नए दुर्गों का निर्माण भी कराया था। उसने दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली के निकट एक सीरी नामक नए नगर की स्थापना कराई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति रक्त और तलवार की नीति अपनाई। उसने मंगोलों के प्रति रक्षात्मक नीति की बजाय आक्रामक नीति अपनाई। यद्यपि ये मंगोल आक्रमण अत्यंत भयानक थे, फिर भी इनसे निपटने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थीं। वह भी सिकंदर की भांति अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति साम्राज्यवादी थी। उसने उत्तर भारत के राज्यों को विजय करके दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तर भारत के राज्यों की विजय का श्रेय उसके 2 महत्वपूर्ण और विश्वासपात्र सेनापतियों को दिया जाता है, जिनका नाम उलुग खां और नुसरत खां था। आइए हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के राज्यों के विषय में चर्चा करें। उत्तर भारत के राज्यों के विजय क्रम में सबसे पहले उलुग खां और नुसरत खां ने 1297 ईस्वी को गुजरात राज्य की विजय की। उसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता और उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। चित्तौड़ को जीतने के बाद 1305 ईस्वी को मालवा की विजय की। उसके बाद 1308 ईस्वी को सिवान तथा 1311 ईस्वी को जालौर की विजय की। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पे बाघेला राजपूत शासक रायकर्ण द्वितीय शासन कर रहा था। उलुग खां तथा नुसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया।
तथा रायगढ़ द्वितीय ने अहमदाबाद के निकट उनका कड़ा मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल रानी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली। उसकी रानी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली दरबार लाया गया, जहां उसने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया और उसकी प्रिय रानी बन गई। गुजरात को जीतने के बाद उलुग खां तथा नुसरत खां ने रणथंभौर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार हो गया और रणथंभौर का शासक हमीर देव और उसके समर्थकों का वध कर दिया गया। हमीर देव की पत्नी रंग देवी के साथ राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। रणथंभौर को जीतने के बाद चित्तौड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया। यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का क्योंकि सामरिक महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसको जीतना चाहता था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी को भी अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भी उसने चित्तौड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। राणा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। राजपूत प्रमाणों के अनुसार राणा रतन सिंह युद्ध में मारा गया और राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मनी के साथ जौहर किया, किंतु मुस्लिम लेखक अमीर खुसरो और ईसामी लिखते हैं कि राणा रतन सिंह युद्ध में परास्त हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया तथा अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासन का प्रबंध अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। यहाँ का शासक महलक देव था, जो युद्ध में मारा गया। मालवा को जीतने के बाद सिवान तथा जालौर को जीता गया। सिवान का शासक शीतल देव युद्ध में मारा गया तथा जालौर का चौहान वंशी शासक कान्हा देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तर भारत की विजय के भांति ही दक्षिण भारत की भी विजय की गई। दक्षिण भारत के राज्यों की विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के योग्य सेनापति मलिक कफूर को दिया जाता है, जो कि हिंदू हिजड़ा था और इसे गुजरात सैन्य अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां ने दास के रूप में खरीदा था। क्योंकि इसे 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, इसलिए इसका एक अन्य नाम 1000 दिनारी भी मिलता है। आइए हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के राज्यों के विजय के विषय में चर्चा करें। मलिक कफूर ने सर्वप्रथम 1305 ईस्वी को देवगिरी की विजय की। इसके बाद 1309 ईस्वी को तेलंगाना राज्य को जीता। तेलंगाना राज्य की राजधानी वारंगल थी। तेलंगाना को जीतने के बाद 1311 ईस्वी को होयसल राज्य की विजय की गई, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल राज्य को जीतने के बाद 1311 ईस्वी को ही पांड्य राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया, जिसकी राजधानी मदुरा थी। सबसे पहले मलिक कफूर ने 1305 ईस्वी को देवगिरी पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव ने युद्ध किया, परंतु वह युद्ध में परास्त हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी पुत्री झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत की अन्य विजयों में भी सहयोग दिया। देवगिरी को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। जब युद्ध में उसे सफलता प्राप्त ना हुई तो उसने अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देना स्वीकार किया। प्रताप रुद्र देव ने अपने राज्य के गोलकुंडा खान से निकलने वाले प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को प्रदान किया था।
तेलंगाना को जीतने के बाद मलिक कफूर ने होयसल राज की राजधानी द्वार समुद्र पे आक्रमण किया। इस समय होयसल राज का शासक वीर बल्लाल था। जब वह होयसल राज की राजधानी द्वार समुद्र की रक्षा करने में असमर्थ रहा तो वीर बल्लाल ने अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देने के लिए बाध्य हुआ। होयसल राज को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज पर आक्रमण किया। मलिक कफूर ने पांड्य राज की राजधानी मदुरा पे आक्रमण किया। इस समय पांड्य राज में सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर पांड्य का पक्ष लिया। मलिक कफूर ने मदुरा को खूब लूटा और अपार संपत्ति प्राप्त की, किंतु वह वीर पांड्य को पकड़ने में असफल रहा। मदुरा अथवा पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर भी पांड्य राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान दक्षिण भारत का सबसे सफल सैन्य अभियान माना जाता है, क्योंकि इसमें अतुल संपत्ति और धन मलिक कफूर को प्राप्त हुआ था। यानी धन की दृष्टि से यह दक्षिण भारत का सबसे सफल सैन्य अभियान था। इस तरह से उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उसमें सुव्यवस्थित और सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। खालसा भूमि के अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य को 11 प्रांतों में विभाजित किया गया और इन प्रांतों पर वली तथा अथवा मुक्ता नामक प्रशासकों की नियुक्ति की गई। इन प्रशासकों का दर्जा सुल्तान के अधीनस्थ शासकों के समान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वित्तीय एवं राजस्व सुधार में भी रुचि ली। उसने 2 प्रकार के आर्थिक सुधार किए थे, बाजार व्यवस्था तथा भूराजस्व व्यवस्था। भूराजस्व व्यवस्था में उसने भूराजस्व वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना की थी, जो कि किसानों से बकाया भूराजस्व वसूल करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक भूराजस्व लिया गया था। यह भूराजस्व उपज का 1/2 भाग अथवा 50% था। अलाउद्दीन खिलजी में चरई कर तथा गड़ी कर नामक 2 नवीन कर लगाए थे। चरी कर पशुओं को चराने पर लिया जाने वाला कर था तथा गड़ी कर मकानों पर लिया जाने वाला कर था। अब आइए हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पर प्रकाश डालें। अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के विरुद्ध खम्स का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 1/5 भाग ही सैनिकों को प्रदान किया, जिससे सैनिकों की आय दुष्प्रभावित हुई। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, इसके लिए उसे एक विशाल और स्थायी सेना रखनी पड़ी थी जिसे नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से वेतन देने से राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ता, राजकोष खाली हो जाता। इसलिए कम वेतन में सैनिक अपना खर्चा चला सके, इसके लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई, जिसमें बाजार की दैनिक आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु के मूल्य निश्चित कर दिए गए थे, ताकि कम और निश्चित वेतन पाने वाला सैनिक अपना जीवन यापन कर सके। बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए योग्य तथा ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए गए थे। बाजार का सर्वोच्च अधिकारी शहना-ए-मंडी कहलाता था, जो कि बाजार पर निगरानी रखता था। यदि कोई व्यापारी
अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता था या माप तौल में वस्तु कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों की निगरानी के लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, जो कि सुल्तान तथा अधिकारियों को सूचना देते थे। इन्हें बरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राशन व्यवस्था अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजकीय भंडारण अथवा गोदाम बनवाए थे जिसमें अनाज एकत्र किया जाता था और अकाल तथा संकट काल में प्रजा की आवश्यकता के अनुसार उन्हें निम्न दर पर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं के लिए 4 प्रकार के बाजारों का गठन किया था। सबसे पहला बाजार था गल्ला अथवा अनाज मंडी, दूसरा बाजार सराय ए अदल, तीसरा घोड़े, दास व मवेशियों का बाजार, चौथा सामान्य बाजार था। इन बाजारों के लिए अनेक नियमों और अधिनियम बनाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नामक नगर की स्थापना की थी। उसने उस नगर में 1000 खंभों से युक्त महल का निर्माण कराया था जिसे 1000 सीतों का महल कहा जाता है और यहीं पर उसने हौज ए खास तथा हौज ए अलाई का निर्माण भी करवाया था। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये 1000 खंभों से निर्मित ये महल है जिसे 1000 सीतुन महल कहा जाता था और ये चित्र में हौज ए खास का चित्र है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट जमैयत खाना नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। इस चित्र में लाल रंग की ये जमैयत खाना मस्जिद है और इसके बगल में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। चित्र में हम अलाई दरवाजे को देख सकते हैं। यह कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था। अलाई दरवाजे में भव्य गुंबद देखा जा सकता है। यह गुंबद वैज्ञानिक तरीके से बना अपने तरह का यह पहला गुंबद है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के अंतिम वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ जाता है। बरनी के अनुसार उसे जलोदर रोग हुआ था, जबकि अमीर खुसरो कहते हैं कि उसे यकृत रोग था। बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति मलिक कफूर उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाकर सुल्तान घोषित करता है तथा शासन का समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र मुबारक शाह खिलजी के द्वारा मलिक कफूर की हत्या कर दी जाती है। मुबारक शाह खिलजी मलिक कफूर की हत्या करने के बाद खिलजी वंश का शासक बनता है। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र और प्रथम सुल्तान था। मुबारक शाह खिलजी ने
राजस्थान में भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। मुआविया खिलजी के एक विश्वास पात्र व्यक्ति नसरुद्दीन खुसरो शाह ने उसकी हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, किंतु नसरुद्दीन खुसरो शाह को दीपालपुर तथा मुल्तान के सूबेदार गाजी मलिक ने युद्ध में परास्त करके मार डाला और एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का अधिकार स्थापित हो गया और खिलजी वंश समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम तुगलक वंश और उस वंश के शासकों के द्वारा किए गए कार्य और उनकी उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।